ओके। नमस्कार, मैं अभिजीत बेलवलकर प्रमुख के YouTube लाइव में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने वाले हैं प्रमुख के पॉलिटिकल एनालिस्ट घनश्याम मुलानी जी से। हम इनके साथ बात करेंगे किसान आंदोलन, फिर दिल्ली का जो एक छोटा ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में, और पश्चिम बंगाल की जो अभी राजनीतिक गतिविधियां हैं उसके बारे में। घनश्याम जी, मैं आपका स्वागत करता हूं प्रमुख के लाइव में धन्यवाद। और आपसे पहला सवाल पूछता हूं। 26 जनवरी को दिल्ली में जो किसान आंदोलन भड़क उठा और उसके बाद में जो वहां के आंदोलनकर्ताओं ने तोड़फोड़ की है, उसके बारे में आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए, इसमें जिम्मेदार तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन है, और इसके अंदर प्रमुख रीति से देखा जाए अगर, तो ये बाहर के जो देशों से जो भी फंडिंग हुई है, जैसे कि ऐसा सुना गया है, कुछ सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि चाइना ने कुछ पैसे जो है ट्रेड के पैसे, बिजनेस के पैसे दिखाकर और वो इटली वगैरह भेजे थे, और हमारे भी यहाँ के कुछ नेता ऐसा सुना है कि इटली गए थे, तो शायद हो सकता है कि वहां भी कुछ कोऑर्डिनेशन हुआ हो। और दूसरा एक ओके। नाम लिया जाए खालिस्तान का और जस्टिस फॉर सिख का। तो ये किसान हम्म। तो नाम मात्र दिखाने के लिए है। वहां पर जो हम्म। हिंसा हुई वो पहले से होनी थी, ये तय था। और ये आपके स्टूडियो में जब 1.5 महीने के करीब करीब पहले हमारी मुलाकात हुई थी, तभी भी मैंने हम्म। आपसे अपनी बात कही थी। और अभी मेरे ख्याल से 25 तारीख को भी हमने जो लाइव शो किया था, हमारी जो हाँ। चर्चा हुई थी, उसमें भी मैंने हाँ। आपको बता दिया था कि 99.99% ये हिंसा होने ही वाली है। और इन लोगों हम्म। का ये षड्यंत्र था, और बाहर की ताकतों ने हमारे हम्म। भारतीय लोगों के कंधे पे रखकर ये बंदूक चलाई है, हमारे तिरंगे का बहुत बुरी तरह से अपमान किया है। इसमें इस सरकार से हमारी ये अपेक्षा है कि जिस तिरंगे के लिए हमारी जो सेनाएं हैं, आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, ये जो हाँ। है अपनी आन बान और शान समझती है, इस तिरंगे को हम भी समझते हैं। और उसके हम्म। अपमान के बाद इस सरकार ने अब रुकने की जरूरत नहीं है। जो भी दोषी हैं, चाहे विदेशी ताकतें हो, चाहे वो जस्टिस फॉर सिख हो, चाहे खालिस्तान हो, या चाहे ये जो नेता लोग जो वहां पर बैठे हैं, प्रोफेशनल नेता है, भूपेंद्र यादव और ये राकेश आप टिकैत वगैरह। आप इस आंदोलन को सीधी तरह से खलिस्तानी वादियों से प्रेरित आंदोलन कह सकते हैं? ये इसमें खालिस्तानियों का तो है ही है। दूसरा, अगर आप देखेंगे कि जब उत्तर प्रदेश की पुलिस जब गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंची कार्रवाई के लिए, हम्म। 27 तारीख की बात हम्म। बता रहा हूँ, तो वहां के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम और पुलिस अधिकारी, इन्होंने बराबर हम्म। समय पर कार्रवाई नहीं की। उतने में ये जो राकेश टिकैत हैं, इन लोगों को, हम्म। इनको टेंट में लेकर, ऐसी खबरें आ रही है सूत्रों से कि खालिस्तानियों ने, खालिस्तान के समर्थकों ने इनको टेंट में लेकर मारा। उसके बाद मारे पीटने के बाद में वो बाहर आकर रो रहे थे। हम्म। तो रोने का जो उनका सीन था, ये टीवी के ऊपर हाँ। आया, और उसके बाद में कई विरोधी पक्षों के नेताओं ने ट्वीटिंग चालू कर दी। यूपी के प्रभारी हैं जो कांग्रेस के, उन्होंने ट्वीट किया, राहुल जी ने ट्वीट किया, और उसके बाद में हाँ। बाकी सारी पार्टियां वहां पर पहुंच गई। हम्म। और खास करके आरएलडी के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए, जहां 150 लोग नहीं थे, वहां पर हाँ। 20-25 हजार लोग फिर जमा हो गए। ये सब ये देरी की वजह से हुआ है। और ये अब उन्होंने जो आवाज लगाई है वो जाट आंदोलन की आवाज लगाई। अब इनका आंदोलन जो है वो दो श्रेणियों में बटा हुआ है, जाट आंदोलन। और अगर हाँ। आपको बता दूं कि यूपी के अंदर सिर्फ 4 से 5% जाटों की संख्या है, पश्चिम यूपी में 17% है। और आने वाले समय हम्म। में पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं यूपी में। ओके। हम्म। और उस वजह से जो है प्रशासन को जो है वो रोकना पड़ा ये सब कार्रवाई, क्योंकि इसके नहीं तो अलग अलग राजनीतिक फल हो सकते थे। तो हाँ। ये जो पूरी जो प्रक्रिया चली, इसमें हम्म। अब जो है खालिस्तान का जो गठ है, खालिस्तान समर्थक, वो, और यहाँ पर इस तरफ जाट नेता, पर इनका मुझे मुद्दा और एम और उद्देश्य एक ही है, सरकार को बदनाम करना, भारत को बदनाम करना, भारत की छवि खराब करना, ताकि यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल प्लांट नहीं लगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आए, बेरोजगारी बढ़े। घनश्याम पर घनश्याम जी, अगर इतनी सीधी बात अभी सामने आ चुकी है, यानी किसानों का जो आंदोलन था ये पूरा अब बाजू में पड़ चुका है, फिर भी कल पंतप्रधान मोदी जी ने किसानों से बातचीत की है और किसानों को कहा है कि मैं आपसे बातचीत के लिए सिर्फ एक कॉल की दूरी पे हूं।
इस हिसाब से देखा जाए तो अभी पंतप्रधान मोदी जी खुद किसानों से बात करना चाहते हैं। आपको लगता है अभी किसान मोदी जी की बात सुनेंगे? देखिए, ऐसा है कि आपको इसके जो पार्श्वभूमि है इस पूरे हम्म प्रकरण की, इस पूरे हम्म सबकी जो पार्श्वभूमि ये है कि एक तो मैंने जैसे आपको बताया कि अभी जाट नेता अलग से तैयार हो गए। ये सब प्रोफेशनल हम्म जो है आंदोलनकारी हैं, जैसे अब नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए मेधा पाटकर थी, ये भी मेरा वहां पहुंच पार्टनर। गई। हाँ। तो ये सब लोग वहां पहुंच गए थे। ये सब प्रोफेशनल आंदोलनकारी है। तो इनको जो है, अगर आप देखोगे यहाँ मुंबई में भी योगेंद्र यादव है वहां पे। योगेंद्र योगेंद्र यादव है, और आपके यहाँ अगर आप देखोगे मुंबई के बांद्रा में ये जो आपकी हम्म। नर्मदा बचाओ वाली मेधा पाटकर, इन्होंने आंदोलन किया था। मेरा वो पार्टनर। साइट, हाँ, कम से कम 5,000 घरों की वो साइट थी, उसका कोई रिहेबिलिटेशन आज तक नहीं हो पाया। लोगों को भाड़ा नहीं मिल रहा है, और कम से कम 5,000 घर वाले वो रास्ते पे पड़े हुए। तो ये इन आंदोलनकारियों का हाल है कि ये जनता का भला नहीं, ये क्या भला कर रहे हैं, वो तो सब दिख रहा है यहाँ पर। खैर, वो जो ओके। विषय हमारा किसानों का चल रहा है, तो हम्म ये राकेश टिकैत, इनके पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत। उन्होंने हम्म राजीव गांधी प्रधानमंत्री होने के समय दिल्ली के अंदर एक जगह पर आंदोलन किया था, जहाँ 4 या 5 लाख किसान जमा कर दिए थे। हम्म और उस समय राजीव गांधी जी ने एक ही रात में हम्म पूरे किसानों को खदेड़ दिया, वहां से पूरा साफ कर दिया। तो हम्म ये, और यही राकेश टिकैत हैं जिन्होंने ये तीनों बिल जब आए संसद में, तो इनको पूरा सपोर्ट किया था, समर्थन दिया था। ओके। और आज यही हाँ राजेश टिकैत है जो आज बोल रहे हैं कि हम ये बिल वापस लेने चाहिए। हाँ। तो इन लोगों ने जिस तरह से किसानों की दिशा भूल करके रखी है, मिसगाइड करके रखा है उनको, वो उस हालत में अगर मोदी जी बात भी करेंगे, तो भी हम्म ये लोग मोदी जी से बात करने के बाद में, या मोदी जी की सरकार से बात करने के बाद में, ये किसानों को असली हकीकत नहीं बताएंगे, ये दूसरी ही बात जाके वहां बताने वाले। ओके। पर कल से जो बजट सत्र चालू हो रहा है, जी आपको लगता है किसान आंदोलन की जो अभी पूरी पार्श्वभूमि तैयार हो चुकी है, जी। उसमें उसमें बजट सेशन जो है वो अच्छी तरह से कामयाब हो सकेगा? देखिए, विरोधी पक्षों को तो निमित्त मात्र चाहिए ये सब हंगामा हम्म करने के लिए, बॉयकॉट करने के लिए। वो तो वेल ऑफ द हाउस में जाएंगे, बहिष्कार करो बोलेंगे, जैसे कि साइने डाई हो जाए, या उसका जो है वो आगे एडजन हो जाए। ये तो उनकी पूरी हम्म कोशिश रहेगी। ये तो सब लोग एक तमाशा चाहते हैं। हर एक को नहीं, जो मैं है राजनीति की मुझे अपनी अपनी। मुझे भी एक सुनने में आया है कि शायद से जो फिनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनको जब राष्ट्रपति के पास वो बजट लेकर जाएंगे और वहां से फिर सैंक्शन होने के बाद फिर जो संसद में आएंगे, उसमें उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कहीं पे उनको रोका जा सकता है या फिर उनके कॉन्वे के ऊपर अटैक हो सकता है, ऐसी बातें हो रही थी। इसलिए उनकी जो सुरक्षा है वो भी अभी बढ़ा दी गई है। तो इस हिसाब से मैं आपको पूछ रहा हूँ कि जो आंदोलन में जो विद्रोही जो लोग हैं, वो पूरा का पूरा बजट सेशन अच्छी तरह से चलाने के हिसाब से जाएंगे, या फिर बजट सेशन में जब कल बजट पढ़ा जाएगा तब कुछ बड़ा हंगामा होने की आशंका है? देखिए, ये जब किसान आंदोलन शुरू हुआ तब कहा गया था कि इसमें राजनीति नहीं है, ये गैर राजकीय आंदोलन है। और अब हम्म कितना राजकीय है और कितना नहीं है, वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि आम आदमी हम्म पार्टी के सब वहां कल सुबह पहुंच गए थे राकेश टिकैत के मिलने। हम्म और ये पूरा राजकीय आंदोलन है, ये कोई गैर राजकीय आंदोलन नहीं है, कोई किसान विसान नहीं है। ये सब मंडी के दलाल हैं, और इनको फॉरेन की फंडिंग भी है, और ये सब विरोधी पक्ष उनके साथ मिले हुए हैं। ओके। यानी दलालों का और खलिस्तानी वादियों का ये आंदोलन अब रह चुका है, ये बात सीधी हो रही है। जी इसी के साथ हम जब थोड़े दिन आगे आते हैं, 29 तारीख को जब बीटिंग द रिट्रीट चल रही थी, हमारे प्रजासत्ताक दिन के समारोह का जो एक पूरा कार्यकाल होता है वो जब खत्म हो रहा था, तभी राष्ट्रपति जी और पंतप्रधान जी, उपराष्ट्रपति जी, ये सब उस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। 5 बजे का प्रोग्राम था और दिल्ली में 5:05 पे एक ब्लास्ट हुआ, जो इसराइल के दूतावास के करीब हुआ है। आपको इसके बारे में क्या कहना है आपका? ये ब्लास्ट के बारे में आप किस तरह से, किस अंदाज से देखते हैं? देखिए, अभी मैं कुछ समय आपको पहले बता रहा था कि चाइना से कई सारे पैसे जो हैं वो इटली ट्रांसफर हुए थे, बिजनेस के हम्म पैसे दिखा करके, जिसकी खबर ये आ रही है कई सूत्रों से कि 2,000 करोड़ रुपयों हम्म के होने चाहिए, उसके आसपास वो रकम होनी चाहिए।
ये बहुत बड़ी रकम होती है। और ये जो आप देख रहे हैं कि इनके जो टेंट लगे हुए हैं उसमें सब मसाज चल रहा है और इनको सब ड्राई फ्रूट खिलाए जा रहे हैं, पिज्जा पार्टी। उसके लिए भी पैसे लगते हैं। गरीब किसान नहीं है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है। हम्म। और इनके इतने ट्रैक्टर ट्रॉलियां, इतने सारे लोग, ये सब कोई बिना खर्चे के और बिना फाइनेंस के होता नहीं। इसके पीछे बहुत बड़ी फंडिंग है एक। और दूसरा जो आप बता रहे हैं कि 5:05 के करीब जो ये अपने ब्लास्ट हुआ इसराइल के इजराइल के एम्बेसी के नजदीक, हाँ, इसराइल एम्बेसी के नजदीक जो ब्लास्ट हुआ है, देखिए उसमें भी विदेशी ताकतों का हाथ है, उसमें भी विदेशी फंडिंग इन्वॉल्व है। और आप उसी दिन जो है 29 साल कंप्लीट हुए हैं इसराइल के साथ हमारे परराष्ट्र संबंधों। इसराइल और के साथ उसी, डिप्लोमेसी। बिल्कुल बिल्कुल, तो उसी वजह से इसराइल के इस एम्बेसी की और सभी कॉन्सुलेट की सुरक्षा देश भर में बढ़ाई गई है, जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है। और ये लोग जो हैं, ये जो अभी विरोधी पार्टियां हैं, या ये जो लोग उनके साथ में जो आंदोलन कर रहे हैं, ये तो इसराइल के खिलाफ है। इसराइल के साथ हमारे जो संबंध है उनके खिलाफ है। ये चाहते ही नहीं कि इसराइल के साथ हमारे अच्छे संबंध हो। इसराइल बहुत अच्छा देश है, बहुत अच्छा राष्ट्र है, और उनके और भारत के जमाने पहले के संबंध रह चुके हैं, आज भी हैं, और वो आगे जाने चाहिए। उनसे भारत को भी फायदा है और भारत मोदी की जी के जनता भी को बहुत फायदा अच्छे है। संबंध हैं हाँ, पर्सनली, भारत की जनता को फायदा है और उनकी जनता को हमारे भारत से फायदा। और इस देश की जो लोग प्रगति नहीं चाहते वो इसी तरह की गतिविधियां करेंगे, फॉरेन फंडिंग लेके करेंगे, और इस तरह की पूरा ये जो है, ये सब इसी तरह से इनके प्रयत्न और कोशिशें चलती रहेंगी। ठीक है, चलो इसके ऊपर तो जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद हमें भी पता चलेगा, हम अपने दर्शकों को भी इसके बारे में और जानकारी देंगे तभी। एक तीसरे मुद्दे पे आता हूँ। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अभी जितने जितने दिन कम होते जा रहे हैं इलेक्शंस के, वैसे वैसी गर्मियां बढ़ती जा रही है। कल ममता दीदी को फिर से एक झटका पड़ा है। उनके सांसद, उनके विधायक और कुछ और नेतागण, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। क्या लगता है कहाँ पे दीदी कम पड़ रही है? देखिए, यहाँ दीदी के कम पड़ने का सवाल नहीं है। उनका जो तरीका है, जिस तरीके से वो पहले से काम करती आ रही हैं, वो उसी तरीके से काम कर रही है, उसी तरीके से काम करेंगी। लेकिन इस तरह का ये जो तरीका है उनका, वो न जनता को कबूल है, न जनता से आए हुए ये नेता कहाँ से आते हैं, जनता में से ही आते हैं। तो न इन नेताओं को भी वो तरीका कबूल नहीं है, और ये जानते हैं कि आगे जो ये जो तमिल मनीला कांग्रेस है, इनका क्या असर होने जा रहा है, ये नेता जानते हैं, क्योंकि ये काफी सालों से वहां पर है। वेस्ट बंगाल में ही काम कर रहे हैं नेता लोग और उसी पार्टी से काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को यह सब मालूम है। इसीलिए कल जो है काफी सारे उनके, मेरे ख्याल से नेतागण गए थे अमित शाह जी के घर पर, और वहां पर जाकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये चुनाव जो भी अप्रैल वगैरह में आने वाला है मेरे ख्याल से, या मई में, तो ये सब इस तरह से चालू रहेगा, इस तरह से ये चलता रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो स्वयंसेवक हैं, इन लोगों को किस तरह से मारा गया है, इनके मर्डर खून किए गए हैं। और जनता जो है वो बहुत त्रस्त है, वो बहुत परेशान है, वो जानती है कि जो आम इंसान है वो सुरक्षित नहीं है। तो जनता इन लोगों को मतदान नहीं देगी, इस डर से ये काफी नेता भी वहां जा रहे हैं, और टीएमसी की हालत खराब हो जाएगी, ये डर ममता को भी सता रहा है। ओके, एक अंदाजा एक ऐसे निकल के आ रहा है, सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का एक अंतर्गत वहां पे सर्वे हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 293 से में से 140 जगह पे बढ़त मिल रही है। पर किधर तो एक 6 से 8 सीट्स है वो कम पड़ रहे हैं। इस हिसाब से जो आने वाली एक गतिविधि हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी की पूरी बंगाल में टीएमसी को और कांग्रेस को खत्म करने के हिसाब से ही जाए। जो अभी वो थोड़ा सा तालमेल पकड़ के चल रहे हैं, वो पूरी खत्म करने को ही जाए, ऐसी कुछ गतिविधियां हो सकती है फिर, अगर फुल मेजोरिटी। देखिए, ऐसा है कि मेरे ख्याल से पिछले भी हमारे एपिसोड में हम चर्चा कर चुके हैं इस विषय पे, कि ममता दीदी जो है वो ये कम्युनिस्ट और ये लेफ्ट फ्रंट वगैरह के साथ में काम करने वाली हैं, चुनाव में जाएंगे, ठीक है। और इस सब चक्कर में कांग्रेस एक तरफ अकेली पड़ेगी, और दूसरी तरफ एमआईएम वाले जो हैं वो लोग भी चुनाव लड़ेंगे वहां पर। और ये भी खबर आ रही है कि शिवसेना भी वहां पर चुनाव लड़ना चाहती है।
तो इनका जो वोटिंग है, इनका जो मतदान है वो घटने वाला है। और इस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी का तो जो एक वातावरण तो बन चुका है, लेकिन इस चक्कर में और उनके जो है वोट बढ़ेंगे, मतदान बढ़ेगा उनका, उसमें वो जरूर काफी सारी सीटें ले आएंगे। आज मेरे ख्याल से दोपहर को जो वर्चुअल रैली की अमित शाह जी ने, उसमें उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत में वहां पर आएगी, लेकिन ये राजनीति है, इसमें कोई भी ऐसी घटना हो सकती है कि 10-5 सीट 15 सीट आगे पीछे हो जाए, या 40-50 सीट भी आगे पीछे हो सकती है, जैसे बिहार में हुआ। जी जी। तो उस समय उसका कुछ ना कुछ रास्ता इनको निकालना पड़ेगा। आज तो सभी ने ये कहना है कि हम बहुमत में आने वाले, लेकिन यह है कि ममता जी को मालूम है कि उनका नुकसान होने वाला है, ये तय है। अब वो कितना नुकसान अपना बचा सकते हैं, रोक सकते हैं, ये भी देखना अभी जरूरी है कि वो आगे किस तरीके से काम करते हैं। अपने काम का अगर वो तरीका बदलेंगे और उसमें अगर जन समूह जनमानस खुश होगा वहां का, अगर वो समाधानी होगा, तो ही उनके लिए कुछ चांस है, वरना तो उनकी मुश्किल बहुत बड़ी है। चलो ठीक है, आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल के ऊपर तो हमारे अभी सेगमेंट और होने वाले हैं, और कुछ बड़े झटके भी लगने वाले हैं जिस तरह से भाजपा कह रही है। आने वाले समय में हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे। उसी तरह से जो मॉब ब्लास्ट हुआ है दिल्ली में, उसके भी जो अपडेट्स आएंगे वो भी हम उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, और किसान आंदोलन भी अभी और कौन से दिशा में जाता है उसके बारे में हम देखते रहेंगे। अभी तो हम रुकते हैं। घनश्याम जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने आपका वक्त हमें दिया। और दर्शकों, प्रमुख के यूट्यूब चैनल लाइव को आप लाइक करिए और प्रमुख के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।